Hello everyone, welcome back to my channel. This is RG Jan here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 14, that is water. Okay, so let's start the video. Our first topic is where do we get water from? हम सभी के घर पे सेम ही सोर्सेस से पानी आता है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वेल। बट हम जो पानी घर में यूज़ करते हैं वो सेल्टी नहीं होता। और हम सबको तो ये पता है कि ओशन एंड सी में जो पानी अवेलेबल है उसमें नमक है, मतलब वाटर सलाइन है ना। सो हमारे घर जो पानी आता है वो तो सेल्टी है नहीं। और हम में से काफ़ी सारे लोगों के घर ओशन और सी से दूर है, तो क्या हमारे घरों पर भी जो पानी आता है वो इन्हीं सोर्सेज से आता है? एंड हमारी जो अर्थ है वो 2/3 वाटर से कवर्ड है, और ज़्यादातर पानी कहाँ पर है? सी और ओशन में। ठीक है, सो वाटर तो सलाइन होता है सी में, दैट्स वाई वो हमारे पीने के लिए या हमारे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फिट नहीं है। अच्छा, अब ओशन का पानी ही पॉन्ड्स, रिवर, लेक और वेल में अवेलेबल है, और इन्हीं रिवर्स और वेल से जो पानी है वो हमारे घरों तक सप्लाई होता है। लेकिन ओशन का पानी तो खारा रहता है, लेकिन हमारे घर तक आते वो पानी खारा नहीं रहता है। सो ये कैसे पॉसिबल है? सो यहीं पे आता है वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट। ओके, वाटर साइकिल डिस्कस करने से पहले हमें कुछ एक दो चीज़ें और है जो कि डिस्कस करना है, दैट इज़ डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि पानी जब भी कभी फ्लोर पे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद आप अगर देखेंगे तो पानी वहाँ से सूख जाएगा, वो ज़मीन सूख जाएगी, है ना, मतलब पानी वहाँ से डिसअपियर हो गया। सिमिलरली जो गीले कपड़े हैं वो भी तो सूख जाते हैं, हम बैठ के फूंक तो मारते नहीं उन्हें सुखाने के लिए, है ना। और जब भी बारिश होती है तो रोड गीली हो जाती है ना, तो वो भी हम तो सुखाने जाते नहीं हैं उससे, बट वो रोड भी अपने आप फिर ड्राई हो जाती है। सो रूफ टॉप्स है और भी कई सारी जगह हम ये देखेंगे यही कंसेप्ट। सो ये पानी जाता किधर है? हम तो हटाते नहीं हैं, फिर भी कहाँ जाता है? ये सब चीज़ें कैसे सूख जाती हैं? अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जिससे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक यूटेंसिल लीजिए, उसमें वाटर और सेल्ट डाल दीजिए, ठीक है, और फिर उसे गैस पर रख दीजिए। अब आप क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो गया, मतलब पानी तो भाप बनकर उड़ गया, ठीक है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। एंड जो सेल्ट है वो तो उस यूटेंसिल में ही रह गया, है ना। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हीटिंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। ओके, नाउ हमारी बुक में एक और चीज़ गिवन है जो मैं स्लाइड में ऐड करना भूल गई, तो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। इसमें क्या दे रखा है हमारी बुक में कि हमें सेल्ट कैसे मिलता है। सो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक शैलो पीट बनाते हैं, मतलब कि एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें ओशन वाटर को फिर डालते हैं। अब जो हमारा ओशन वाटर है वो तो मतलब ओपन एरिया में है, मतलब वो सन के कांटेक्ट में आएगा। सन के कांटेक्ट में आया तो मतलब एक तरीके से हीट के कांटेक्ट में आया, है ना। सो उसमें क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, और वाटर इवेपोरेट हो गया तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा उस शैलो पीट में? सिर्फ सेल्ट बचा। सो इस तरीके से हमें सेल्ट मिलता है। ओके, अब हम हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारे कपड़े कैसे सूख जाते हैं। सो जो हमारे गीले कपड़े रहते हैं वो जब सन के कांटेक्ट में आते हैं तो मतलब एक तरीके से हीट के कांटेक्ट में आए, है ना, और हीट के कांटेक्ट में आके क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वैसे ही हमारे कपड़ों से वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और हमारे क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। हम सबको पता है प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो ये इनका सब सारा काम हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है उसका क्या होता है? सो वो वाटर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एयर में इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर वेपर बनकर हवा में चले जाता है। एंड जब वाटर वेपर एयर में एंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन,
सो क्या वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए ख़त्म गायब हो जाता है वो पानी, या हमें वापस से रिटर्न वो मिलता है? सो हमें वो पानी रिटर्न मिल जाता है। अब कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर को वापस से अर्थ सरफेस पर लाने में। अच्छा, अभी कंडेंसेशन क्या होता है, इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी अपने घर पे करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच की ग्लास लीजिए और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालिए। थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो क्या होगा, जो आपकी ग्लास की सरफेस है उस पर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। सो ये क्यों हुआ, बिकॉज जो ग्लास का सरफेस है वो तो अब ठंडा हो गया है ना, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है ना। सो जब वो उस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वाटर टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखेगी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि अर्थ पे वापस से वाटर कैसे रिटर्न आता है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे ठंडक काफ़ी बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, एक लेवल आएगा जब ठंडक काफ़ी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, है ना, और जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, एक लेवल आएगा जब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ठंडक होगी तो जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेंगे, बिकॉज एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में है, तो क्या हो गया, वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अब विजिबल होंगे। एंड और ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में फ्लोट कर रही होती है, यही क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। एंड काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर एक लार्ज साइज वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म लेती है। नाउ सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल, और कुछ वाटर ड्रॉप्स काफ़ी हैवी हो जाती है जिसके कारण वो क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है। और यही जो वाटर ड्रॉप्स गिरती है इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, ठीक है। एंड इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, और जो ओले गिरते हैं या स्नोफॉल होती है वो भी क्या होती है, इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। एंड दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन। अच्छा, और जो वाटर अर्थ पे आता है अगेन इवेपोरेट होके एयर में वापस चले जाता है। इवेपोरेशन के थ्रू भी जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी जाता है, और क्लाउड्स बन जाते हैं। एंड अगेन ये रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में अर्थ पे रिटर्न आते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैक टू दी ओशन। जब भी बारिश होती है और स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पर जब बारिश होती है या स्नोफॉल होती है, तब ये जो पानी रहता है वो कहाँ जाता है, और सभी लैंड सरफेसेस ओशन के लेवल से ऊपर है ना। ये जो पानी है जो कि रेनफॉल और स्नोफॉल के कारण अर्थ पे आता है, ये सूनर और लेटर ओशन में ही वापस चले जाता है, और अलग अलग तरीके से पानी ओशंस में रिटर्न चले जाता है। अच्छा, जब माउंटेन्स पर जो स्नो रहती है वो मेल्ट हो जाती है तो वो वाटर के फॉर्म में हो जाती है ना, और पहाड़ों से जब झरने बहते हैं तो क्या होता है, यही स्नो वाटर झरनों के फॉर्म में हमें दिखता है, और यही स्ट्रीम्स और रिवर्स का फॉर्म फिर ले लेते हैं आगे जाके। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम। जो पानी अर्थ पे गिरता है रेनफॉल के फॉर्म में, वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रीम्स और रिवर में चले जाता है ना। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू अ सी और एन ओशन। ओके, कुछ रिवर्स जो रहती है वो लार्ज डिस्टेंस कवर करती है और आगे जाके किसी ओशन या सी से कनेक्ट हो जाती है, तो भी पानी अगेन ओशन में रिटर्न चले गया, है ना। नाउ वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक, ठीक है, कुछ पानी जो रहता है रिवर्स में चले जाता है ना। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक, कुछ रिवर्स का पानी लेक में भी चले जाता है। एंड जो रेन वाटर रहता है वो किसे फिलअप कर देता है, लेक्स एंड पॉन्ड को। हम सुनते हैं ना, ये नदियाँ हैं ये वापस से रिफिल हो गई, मतलब बारिश के कारण ये जो नदियाँ हैं ये वापस से रिफिल हो गई, है ना। ये भी एक तरीका है। इसी तरीके से जो पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, ये सब क्या हो जाती है, रिफिल हो जाती है, किसके कारण, रेनफॉल के कारण। नाउ कुछ पार्ट जो रहता है रेन वाटर का वो ग्राउंड एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और वो फिर मतलब सॉइल है, ग्राउंड है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है।
ओके, बचा हुआ पानी अब ग्राउंड में चले जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। कुएं और नदियों का जो मेन वाटर सोर्स है वो क्या है? ग्राउंड वाटर ही है। एंड जो हैंड पंप और ट्यूबवेल से हम पानी मिलता है वो भी हमें ग्राउंड वाटर से ही मिलता है। ठीक है। इसके बाद जितने ज़्यादा हैंड पंप और ट्यूबवेल एक एरिया में होंगे, हमें उतना ही ज़्यादा खोदना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को फाइंड करने के लिए। एंड अगर ग्राउंड वाटर एक लेवल के बाद कम होना स्टार्ट होता है तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल कम हो रहा है ग्राउंड वाटर का, है ना। और जिन एरिया में वेजिटेशन नहीं है वहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर के साथ सॉइल भी बह जाती है। हमें पता है कि ट्रीज़ की जो रूट होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। बारिश होगी तो वो मिट्टी बहेगी नहीं, बट अगर वहाँ वेजिटेशन ही नहीं है तो क्या होगा, मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी, है ना। नाउ देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विथ कॉन्क्रीट। हाँ, ऐसे कई सारे एरिया है जहाँ पे जो लैंड है वो कंक्रीट से कवर्ड है, तो उसमें क्या होगा, पानी इजीली ग्राउंड में नहीं जाएगा, तो ग्राउंड वाटर हमें अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो ये ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि वाटर किस फॉर्म में आता है अर्थ पे, रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में आता है और वापस ओशन में चले जाता है। नाउ जो वाटर ओशन में है वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है और एयर में वापस से चले जाता है। और वही वाटर जो एयर में है वापस से रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में अर्थ पे आता है और रिटर्न ओशन में चले जाता है। एंड वाटर के इसी सर्कुलेशन को वाटर साइकिल कहा जाता है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड इसी के कारण लैंड पर वाटर की सप्लाई मेंटेन हो पाती है। ये है वाटर साइकिल का डायग्राम, आप इसे ढंग से देख लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ इट रेन्स हेविली। बारिश अगर समर डेज में आएगी तो काफ़ी रिलीफ लेकर आती है, गर्मी के मौसम में ठंडक ले आएगी, है ना। और काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी रहती है, उसे तब बोया जाता है जब मॉनसून आने वाला होता है। और क्रॉप्स इस पर भी डिपेंड करती है कि बारिश अच्छी होगी कि नहीं होगी। अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसलें भी अच्छी होगी, है ना। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक है, इन सब में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। और फ्लड आएगी तो साथ में क्या होगा, एनिमल्स, ह्यूमंस, क्रॉप, हमारी प्रॉपर्टीज़, इन सभी को क्या करेगी, डैमेज करेगी। हम देखते हैं हमारे इंडिया में केदारनाथ एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आती है और काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन कर जाती है, हम पेपर्स और इनमें पढ़ते ही हैं। और जब फ्लड आती है तो साथ में क्या होता है, वो वाटर में रहने वाले एनिमल्स को भी अपने साथ बहा के ले जाती है और साथ में ही सॉइल पर रहने वाले एनिमल्स की भी लाइफ को ये इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब अगर बहुत ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम है, ड्रॉट की सिचुएशन, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। तो ये भी हमारी क्रॉप्स के लिए और एनिमल्स और ह्यूमंस की लाइफ को अफेक्ट करेगी। बारिश ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब हमने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर जो वाटर रहता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन के थ्रू। बट अगर बारिश होगी ही नहीं तो जो वाटर है सॉइल में, जो कि वेपर बन के उड़ गया है, वो रिटर्न अर्थ पे तो आ ही नहीं रहा है। तो जो सॉइल है वो अगेन सॉइल तो क्या हो गई, ड्राई हो गई, है ना। तो सॉइल में अब वापस से पानी तो जा ही नहीं रहा है, तो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी बिगड़ जाएगा, है ना। और अगर बारिश नहीं होगी तो पॉन्ड्स है, वेल्स है, ये सब जो है वो रिफिल कहाँ से होंगे वापस से, है ना। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, मतलब हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल भी काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। एंड दिस में लीड टू ड्रॉट, और इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। और अगर ड्रॉट की कंडीशन होगी तो हमारी फसलें अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फसलें ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगी। और अगर खाने की शॉर्टेज हो गई तो क्या होगा, इसी के कारण फिर क्या होगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, और फिर वो काफ़ी हाई रेट पे लोग बेचना शुरू कर देंगे, है ना। और साथ में हमें हमारे एनिमल्स के लिए भी हम चारा कहाँ से लेकर आएंगे, तो फूड की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ड्रॉट की कंडीशन आती है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसे पढ़ते हैं।
अब अगर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, कि वाटर हमारे पास हर टाइम अवेलेबल रहे, उसकी स्कैरसिटी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर को कलेक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके पीछे जो मेन आइडिया है वो क्या है, आसमान से पानी टपक रहा है, आप उसे बस कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मतलब जहाँ से पानी टपक रहा है उसे कैच कर लो। और इसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। फर्स्ट है इसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करना है, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होगा, रूफ टॉप पे जो एक आपका स्टोरेज टैंक है उसमें जाके पानी कलेक्ट हो जाएगा पाइप्स के थ्रू, ठीक है। एंड ये जो पानी रहेगा मिट्टी वाला हो सकता है, तो जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसे फ़िल्टर करके यूज़ करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा टैंक में स्टोर करने के बदले हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड में एक पिट रेडी कर दीजिए, मतलब ग्राउंड में एक गड्ढा बना दीजिए और पाइप के थ्रू रेन वाटर को डायरेक्टली उस गड्ढे में जाने दीजिए। मतलब ग्राउंड में जाएगा डायरेक्टली वाटर, तो क्या होगा, वो सॉइल के अंदर चले जाएगा, इससे हमारी सॉइल वापस रिचार्ज हो जाएगी और जो ग्राउंड वाटर है वो वापस से रिफिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, जो रोड साइड पे ड्रेन्स है उसमें रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है तो उसे डायरेक्टली ग्राउंड में जाने दीजिए, ये दूसरा तरीका है। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।